नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। दोस्तों, जिंदगी एक सजा ना बन जाए और हंसी भी हवा ना हो जाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सावधान रहें। जी हाँ, जब ऐसी स्थिति होती है तब दुख ही दुख होता है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसे कोई बीमारी ना हो, लेकिन जाने अनजाने में कई बीमारियां इस कदर खतरा बन जाती हैं कि जिंदगी बोझिल हो जाती है और पूरी मानवता भयभीत हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं आज HIV की, एड्स की। आज से 2 दशक पहले HIV वायरस का खतरा इतना ज्यादा था कि सब लोग इससे डरते थे, लेकिन आज हालात ऐसे नहीं है। एड्स से जुड़े संगठनों की माने तो भारत में HIV इन्फेक्शन के नए मामलों में 19% तक की गिरावट दर्ज की गई है, जो एक अच्छी बात है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है जागरूक होने की। 1 दिसंबर को दुनिया भर में एड्स दिवस के रूप में बनाया गया, इसीलिए आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि HIV फैलने के कौन-कौन से कारण हो सकते हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि HIV का संक्रमण एड्स की स्थिति में कब और कैसे पहुंचता है। जिन्हें HIV है, जिनका इलाज चल रहा है, उन्हें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और ऐसी बहुत सी बातें जिसे आज हम अपने विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे। आज का विषय जान लें। विषय है एड्स दिवस पर विशेष, थोड़ा सा ज्ञान, जीवन आसान। एड्स, कारण, लक्षण और बचाव, तो ये है हमारा आज का विषय। यदि आप भी इस समस्या के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पर फोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर लें, 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से ART सेंटर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अतुल आनंद जी से भी बात कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। वो खासतौर से बताएंगे कि कौन से लोग इसके चपेट में आ सकते हैं और किस तरह से उनका बचाव हो। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय केराय। आप दिल्ली एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर हैं। आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि एड्स पीड़ित व्यक्ति के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और कैसे उनकी जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसे कैसे और बेहतर तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोनों ही विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और साथ ही समझेंगे कैसे जो हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं उसमें सुधार करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे कैसे और बेहतर किया जा सकता है। और सबसे पहले नज़र इस बात पर हम डालें कि इस खतरनाक वायरस पर का जो खतरा है उसे किस तरीके से समझा जाए, और इससे जुड़ी जो हमारी विशेष रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। कहते हैं जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी होती है जिस पर हमारा वश ही नहीं होता। कई बार तो व्यक्ति कुछ भी गलत नहीं करता, लेकिन घटनाएं हैं जो घट ही जाती है। और यदि बात दोष का या कलंक का हो तो बहुत पछताना भी पड़ता है ना? फिर बात चाहे जाने अनजाने में की गई गलती की हो या जागरूकता की कमी की, कब और कैसे इंसान को अपना शिकार बना लेता है पता ही नहीं चलता। जी हाँ, ये सच है HIV एड्स का। आइए देखते हैं कुछ नजदीक से इस छिपी हुई बीमारी को और जानते हैं इसके वास्तविक पहलू को। अब देखिए ना इस महिला को, इनकी आंखों से छलकती उस अनजाने टीस को जो हमारे ही समाज की स्वीकृति और अस्वीकृति पर एक सवाल उठाता है। कुछ वक्त पहले तक एड्स का मतलब जिंदगी का अंत था, लेकिन आज इसे नियंत्रित करके इसके साथ बेहतर जीवन जिया जा सकता है। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी जो घातक हो सकती है। घातक इसलिए कि यह वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेजी से फैलता है, जिस इंसान में इस वायरस की मौजूदगी होती है। हमारे साथ जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे HIV वायरस से पीड़ित हैं, लेकिन HIV पॉजिटिव होने का मतलब आम तौर पर लोग इसे जिंदगी का अंत मान लेते हैं। आपको बता दें कि ये अधूरा सच है। असली सच तो ये है कि एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम यानी एड्स एक ऐसी बीमारी है जो HIV नामक वायरस से फैलती है, लेकिन बहुत से लोग HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी को ही एड्स मान लेते हैं।
बता दें कि HIV संक्रमित मरीज उसे कहा जाता है जिसके शरीर में किसी भी कारण से यह वायरस हो, और एड्स वह स्थिति है जहां रोगी की रोग प्रतिरोधक प्रणाली पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी है। गौरतलब है कि HIV वायरस शरीर में प्रवेश करते ही सफेद रक्त कोशिकाओं पर हमला करने लगता है, जिससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। नतीजतन कई तरह के संक्रमण भी होने लगते हैं। हालांकि यहाँ तक पहुँचने में HIV संक्रमण को 8 से 9 साल लग जाते हैं। इस दौरान व्यक्ति में कोई खास लक्षण भी नहीं दिखते, लेकिन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के बेहद कमजोर पड़ जाने पर व्यक्ति एड्स का शिकार हो जाता है। डॉक्टर साहब ने लिख के दिया था जब मैं ठीक नहीं हो रहा था, जब पता लगा था। जब से दवाई खा रहा हूँ, जब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और 12 साल हो गए दवाई खाते हुए। तब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तब मुझे पता लगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। मुझे बहुत बुखार रहता था, तो मैंने यहाँ पे टेस्ट कराया, तो मैं HIV पॉजिटिव 2007 में मैं HIV पॉजिटिव आई थी। सर ये बीमारी का ना लोग सुनते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं क्यों हो गई। अभी मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, मेरी नस फट गई थी, पेट में जो बच्चे की नली होती है वो मेरी फट गई थी। उसमें मेरे को यहाँ 4 यूनिट ब्लड चढ़ा था, उस समय मुझे बीमारी आई। तो देखा आपने HIV के कारनामे। इसलिए याद रखें, छूने छींकने एक साथ खाना खाने से एड्स नहीं फैलता। यह असुरक्षित यौन संबंध गर्भावस्था के दौरान मां से बच्चे में और खून के संक्रमण से फैलता है, और खून का संक्रमण तब होता है जब एड्स के मरीज की सुई किसी दूसरे व्यक्ति को लगा दी जाती है। दूसरे बीमारियों के लक्षणों की बात करें तो कमजोरी अनुभव करना, वजन का घटना, लंबे समय तक डायरिया और बुखार रहना। HIV से बचने के लिए इलाज करवाना जरूरी होता है। एड्स के इलाज के लिए देश भर में ART यानी एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी सेंटर उपलब्ध हैं। यहाँ पर एड्स रोगियों को मुफ्त में दवाइयाँ दी जाती है। एंटी रेट्रो वायरल ट्रीटमेंट यानी ART की दवाइयों से रोगियों को न केवल गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है, बल्कि बेहतर जीवन भी दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए तो जरूरी है जागरूकता की, जानकारी की, ताकि HIV रोगियों की पहचान जल्द से जल्द हो और दवाइयाँ भी नियमित ली जा सके। याद रखें, एड्स उस सस्ते सामान की तरह है जो हमेशा आपके आसपास या आपके साथ रहता है। ऐसे में बहुत जरूरी है आपके जागरूकता की, आपकी जानकारी की, सुरक्षा की और संयमित आचरण की, क्योंकि बीमारी कोई भी क्यों न हो, बचाव में ही है व्यक्ति की भलाई। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो बिल्कुल बचाव में ही व्यक्ति की भलाई है, और वाकई में एक मार्मिक और ज्ञानवर्धक रिपोर्ट अभी आपने देखी। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं सर। जैसे कि अभी हमने रिपोर्ट में भी दिखाया, बहुत सारी बातें बताई हैं कि किस तरीके से ये हो सकती है। तो सबसे पहले हम एड्स पर जाएं, उससे पहले HIV को किस तरीके से हम समझें, क्या है ये और ये कैसे होता है? जी, आप एड्स एक्चुअली जो एड्स कहते हैं वो HIV के बाद के बीमारियों के साथ जो पैदा होती है स्थिति, उसको एड्स कहते हैं। तो एड्स कहना बहुत अच्छी बात नहीं है। हम उसको अगर HIV संक्रमित कहें तो ज़्यादा अच्छा है। जी जी। तो HIV जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होता है वो ट्रांसमिट मुख्यतः 4 तरीके से होता है। जो प्राइमरी रीज़न है उसका, वो जैसे कंटामिनेटेड ब्लड अगर किसी को चढ़ जाए, जिसमें HIV का वायरस हो, जो विंडो पीरियड में हो, डिटेक्ट नहीं होता है ब्लड बैंक में, वो अगर शरीर में चढ़ जाए तो उससे HIV होने का खतरा होता है। दूसरा, मदर टू चाइल्ड, जिसमें प्रसव के दौरान बच्चे में HIV होने का खतरा होता है अगर माँ को HIV हो तो। तीसरा, जो कंटामिनेटेड सिरिंजेस जो एडिक्ट होते हैं, जो उनको एक्चुअली वो सिरिंज शेयर करते हैं, जिसके कारण से HIV होने का खतरा होता है। जी। तो मुख्यतः ये 4 लक्षण हैं जो HIV का कारण होता है। एक बार HIV वायरस शरीर में आ जाता है तो उसके बाद हम जितना जल्दी उसके बारे में जानें कि वायरस है हमारे अंदर, तो
उसका ट्रीटमेंट शुरू करना है। भारत सरकार की पॉलिसी के अनुसार और WHO इसको रिकमेंड करता है कि हम उसको जल्दी से जल्दी टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी कहते हैं जिसको, कि हम टेस्ट किया और टेस्ट करने के तुरंत बाद उसके उपचार शुरू कर दें जी। तो अब उसमें 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं जो इसके एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं, जो अक्रॉस इंडिया 540 ART सेंटर सरकार ने बना रखा है जहां मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध है, और इसके अलावा 1200 इंटीग्रेटेड ART सेंटर हैं जो उनसे कनेक्टेड होते हैं, जहां पे डॉक्टर हैं, जहां पे पैरामेडिक्स स्टाफ हैं, काउंसलर्स हैं, जो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं और फर्दर दवाई शुरू करते हैं। डॉक्टर राय, जैसे कोई भी इन्फेक्शन होता है तो कुछ समय लगता है कि आप उसे डिटेक्ट कर पाएँ या फिर वो टेस्ट में आए, जैसा कि हम देखते भी हैं कि अगर आशंका भी रहती है तो थोड़ा समय डॉक्टर भी लेते हैं, उसके बाद ही पता चलता है कि ये इन्फेक्शन या फिर ये संक्रमण आपके शरीर में घुस चुका है। अगर हम HIV की बात करें तो क्या इसका असर तुरंत दिखाई देने लगता है या फिर इसमें किसी तरह का टाइम फैक्टर भी होता है कि इतने दिनों बाद उसे हम कह सकते हैं कि ये दरअसल HIV है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब HIV जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि मुख्य रूप से जो है असुरक्षित यौन संबंध या संक्रमित सुई हो उससे, या गर्भावस्था के दौरान बच्चे में जा सकता है, उसके बाद प्रसव के दौरान हो सकता है, या संक्रमित जो है ब्लड चढ़ा दिया जाए जिसमें HIV का ये वायरस है तो उससे हो सकता है। लेकिन तुरंत जो है हमें इसका पता नहीं चलता है। हल्के से सिम्टम्स आते हैं, वह इतने हल्के होते हैं कि कुछ भी पता नहीं चलता। धीरे धीरे ये जब शरीर में अपना घर बनाने लगता है, शरीर के अंदर मल्टीप्लाई होता रहता है, मतलब संख्या अपनी बढ़ाता रहता है, तो कुछ सालों बाद, वह 5 से 10 साल भी हो सकते हैं, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम हो जाती है और फिर उसको कोई भी बीमारी ग्रसित होने लगती है। इवन बुखार हो गया तो बुखार ठीक नहीं हो रहा है, कोई भी TB हो गया, कोई भी ऐसी बीमारी लग जाती है वो ठीक नहीं हो रहा है, डायरिया हो रहा है तो लगातार डायरिया हो रहा है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इतनी कम हो जाती है कि वह जो है ठीक नहीं कर पाता है। यानी जैसे कि आपने बताया, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, जैसे आपने बताया कि अगर आपके शरीर में इन्फेक्शन घुस चुका है तो ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपको इसके बारे में पता चले, हो सकता है कि सालों साल लग जाए। जब आपका शरीर कमजोर हो जाता है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तब कहीं जाके पता चलता है कि ये बुखार जो है या फिर ये समस्या जो आपके शरीर में चल रही है, इसके पीछे की जड़ HIV है दरअसल। जी हाँ, यही होता है। और तब डॉक्टर जब चेक के पास जाता है कि बहुत दिनों से बुखार आ रहा नहीं है, और जब हम उसको चेक करते हैं, ब्लड का चेक इसमें किया जाता है, तब पता चलता है कि इनको तो HIV बहुत पहले हुआ था और इस समय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम हो गई है उस समय। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी ऐसा एक्सपोजर होता है तो शुरू के कुछ दिनों में, जिसको हम विंडो पीरियड कहते हैं, डॉक्टर साहब ने भी विंडो पीरियड का नाम लिया था, कि वायरस को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, जो ऑर्डिनरी टेस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें हम एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं, उसका होने में कुछ टाइम लगता है। सो शुरू के 1-2 महीने तक जो है डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसके बाद डिटेक्ट हो जाता है। तो कोई भी अगर ऐसा इनको लगता है कि उनको खतरा था, या कभी गलती से कुछ हो गया, या लगता है कि या किसी इस तरह के एक्सपोजर में अगर आए हैं, तो आपको अगर डाउट है तो बेहतर है कि उसकी जांच कराना बेहतर रहेगा। जैसे कि आपने बताया कि जितनी जल्दी इसके बारे में पता चलेगा उतनी जल्दी इसका इलाज भी शुरू हो पाएगा। हमारे साथ एक दर्शक है, राकेश जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से में कॉल किया है। आइए बात करते हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है। हेलो राकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी नमस्कार राकेश जी, सवाल बताइए। जी जी राकेश जी, अगर आप थोड़ा ऊंचा बोल सके। ठीक है, HIV के लक्षण के बारे में आप जानना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम उसी पर ही आप चर्चा कर रहे हैं। आप हमारा पूरा कार्यक्रम देखिए, आपको जरूर सारी जानकारियां मिल जाएंगी HIV के बारे में। तो डॉक्टर राय, जैसे आप बता रहे थे, लक्षण जो तुरंत नहीं पता चलते हैं। HIV का अपना कोई लक्षण नहीं होता। वह जब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी बीमारी उनको होती है, वह जल्दी ठीक नहीं होता, वही लक्षण हो जाता है। जैसे TB की इन्फेक्शन अगर हो गई
तो उनको टीबी, ज़्यादातर लोगों में टीबी हो जाता है क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता इतनी कम है और टीबी के कीटाणु जो है हर जगह मौजूद हैं वातावरण में भी, तो उनको हो जाता है। तो बुखार नहीं ठीक हो रहा है, शाम के समय बुखार होने लगा, खांसी नहीं ठीक हो रहा है, ये सब लक्षण आते हैं, बहुत दिनों से हो रहे हैं। तो जब टेस्ट करते हैं पता चला टीबी हुआ, टीबी के साथ साथ ब्लड का भी टेस्ट करते हैं कि HIV तो नहीं है, तो वो पता चलता है। HIV का अपना कोई लक्षण नहीं होता, ये सबको जानना चाहिए। डायरिया होने लगा, बहुत दिनों तक डायरिया होता रहता है, ठीक नहीं हो रहा है, थोड़ा सा दवा दी हमने, ठीक हुआ, फिर दवा डायरिया शुरू हो जाता है। जब इस टाइप के लक्षण होते हैं तो शक जाता है कि कहीं HIV तो नहीं है, किसी कारण से भी, जो 4 बताया गया था अभी, उन 4 कारणों से ही HIV फैलता है। यानी डॉक्टर ये हम कह सकते हैं कि HIV, जैसे हमारे दर्शक जो हैं ये भी जानना चाहते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है, यानी इसके लक्षण है, इसका खुद कोई ऐसा लक्षण नहीं होता है, या फिर आपको अगर मान लीजिए आशंका भी है तो आप ये नहीं जान सकते हैं कि आप HIV ग्रसित हैं? जी हाँ, बिना टेस्ट कराए आप नहीं जान सकते हैं, उसका सिर्फ ब्लड टेस्ट करने के बाद ही हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि इनको HIV है। सस्पेक्ट कर सकते हैं अगर एक्सपोजर हुआ है कि किसी से असुरक्षित यौन संबंध हुआ है और वो उसका पता चल गया कि पॉजिटिव है, या कभी कभी हॉस्पिटल में किसी को इंजेक्शन लगाते हैं, खुद को इंजेक्शन लग गया और वो आदमी संक्रमित है तो उस निडल से हो सकता है। तो ये सब अगर, जैसे बहुत से हेल्थ केयर वर्कर्स को भी एक्सपोजर हो जाता है, वो इसीलिए हो जाता है कि उन्होंने किसी को इंजेक्शन लगाया, वो कभी कभी निडल कैप डालने लगते हैं, इसीलिए हम मना करते हैं कि कैप नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि कैप लगाते समय वो जो है फिर जो है निडल खुद हाथ में हो जाता है, के अंदर चला जाता है, तो उससे संभावना बढ़ जाती है। तो ये सबसे HIV होता है, बट बिना टेस्ट कराए नहीं पता चलता है। अगर किसी को ऐसा होता है तो तुरंत उनको रिपोर्ट करनी चाहिए। वह जो है हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है तुरंत जो है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस बोलते हैं कि लगता है कि इसको हो सकता है, तुरंत जो है ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना फायदा होता है। जी, एक कॉलर है नंद स्वरूप जी है हमारे साथ, उत्तर प्रदेश से। आइए बात करते हैं जी। स्वागत है नंद स्वरूप जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नंद स्वरूप जी, पहले आप टेलीविजन बंद कर दीजिए, आवाज कम कर दीजिए, क्योंकि हम आपको साफ से सुन नहीं पा रहे हैं, असुविधा होती है बात समझने में। मुझे लगता है अंगदान से जुड़ा हुआ इनका सवाल है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी नंद स्वरूप जी। जैसे इनका सवाल है कि क्या ऐसा व्यक्ति अंगदान कर सकता है, समाज के लिए भी क्या किसी तरह का संदेश दे सकता है, फिर अपने स्तर पर मदद कर सकता है? जी नंद किशोर जी, ये सवाल तो बहुत अच्छा आपने पूछा है। ये जिनको HIV वायरस है, एक तो भारत सरकार ने बहुत सारे इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर बना रखा है, जहाँ पे आपको बताया जाएगा और आप मुफ्त अपना जांच करवा सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। जो भी, जिनको भी अगर शंका हो कि मुझे ऐसा हो सकता है, वो जाके अपना टेस्ट करा सकते हैं। जितना जल्दी हम इसके बारे में जानेंगे उतना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे और वो डिजीज़ को, बीमारी को हम बढ़ने नहीं देंगे, उसी जगह पे रोक के रखेंगे ताकि दूसरी बीमारी ना हो, उससे इम्यूनिटी हम उसकी बढ़ा सकेंगे। अंगदान का जहाँ तक सवाल है और जहाँ तक ब्लड डोनेशन का सवाल है, वो डोनेट आप नहीं कर सकते क्योंकि आप में कंटामिनेशन है, आप में HIV वायरस है जिसको हम जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। हम उसको कंट्रोल रख सकते हैं। जैसे लोगों को शुगर हो जाता है, ज़िंदगी भर दवाई खाते हैं, वैसे ही HIV है आज के डेट में। HIV होने के बाद हमेशा दवाई खाना है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। उसमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स को असेस करना होता है, उसके फेलियर के चांसेस जो होते हैं उसको असेस करना होता है। हम देखते हैं कि दवाई की क्या ज़रूरत है, कौन सी दवाई कब देनी है। तो प्रॉपर एडहेरेंस बहुत ज़रूरी है कि आप दवाई आप समय पे खाएं, ये बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर राय, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जो आपने बताया कि ताउम्र दवाएं इसमें खानी पड़ती हैं, तो ये किस तरह की दवाएं होती हैं? क्योंकि आपने बताया कि HIV अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये क्योंकि आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है और कई तरह की बीमारियों को ये न्योता देने लगता है। तो ऐसे में क्या वो जो बीमारियाँ आती हैं उनका ट्रीटमेंट होता है या फिर इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं? क्या होता है ट्रीटमेंट इसका? दोनों का ही होता है। पहले तो हम एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी देते हैं, जिसको ART सेंटर कहा जाता है, जो वायरस के
को लोड को कम करता है, मतलब उस वायरस के अगेंस्ट हम ट्रीटमेंट देते हैं, बट जैसा डॉक्टर साहब ने बताया पूरी तरीके से उस वायरस को हम शरीर से हटा नहीं पाते हैं। हाँ, उसकी संख्या को काफ़ी कम कर देते हैं, उसका जो शरीर में वो बढ़ता रहता है, उस प्रभाव को कम कर देते हैं, तो वह जो इम्यूनिटी पे जो प्रतिरोधक क्षमता पे प्रभाव डालता है वह कम हो जाता है, जिसको एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं। पहले इतनी अच्छी थेरेपी नहीं थी, जो पहले ART की अगर हम बात करें तो नहीं थी, इसीलिए एवरेज सर्वाइवल 10 साल था। अभी जो है काफ़ी लंबे समय तक, जैसे शुगर या ब्लड प्रेशर की दवा पूरी जिंदगी भर खा के हम अपने को कंट्रोल में रखते हैं, वैसे ही जो है इसकी भी अगर किसी को हो जाता है तो अच्छी दवा उपलब्ध है, फ्री में उपलब्ध है। सारे सरकारी ऑलमोस्ट कंट्री के जैसे बताया कि 500 से ज़्यादा हमारे ART सेंटर हैं, फिर लिंक ART सेंटर्स हैं, तो ऑलमोस्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप जाइए तो वहाँ पे जो है ICTC सेंटर है जहाँ पे आपकी फ्री में टेस्टिंग होगी, और पॉजिटिव आते हैं तो ART सेंटर से उसको लिंक कर दिया जाता है और उनका फ्री में ट्रीटमेंट जो है पूरी ज़िंदगी भर जब तक वह ट्रीटमेंट लेना चाहे, सरकार की तरफ से मुफ्त में दोनों ही सुविधा है, जांच की भी और ट्रीटमेंट की भी। साथ में अगर उनके साथ जैसे एड्स भी हो गया है, उस समय भी ART के साथ साथ जो भी बीमारी से वो ग्रसित है उसका भी साथ में ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, तो दोनों का ही ट्रीटमेंट किया जाता है। जी बिल्कुल डॉक्टर राज, जैसे कि अभी आपने बताया कि मान लीजिए साथ में एड्स भी हो गया, लेकिन हम आमतौर पर यही समझते हैं HIV माने एड्स, मतलब यही मान के ही चला जाता है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि HIV अलग है और एक स्थिति होती है जिसे हम एड्स कहते हैं, तो इसे हम कैसे समझें, मतलब क्या है एड्स दरअसल? हाँ, तो वही है कि जैसे जब इन्फेक्शन आपको हुआ, जब इस संक्रमण से ग्रसित हुए तो वह वायरस है, HIV जो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, उससे ग्रसित हो गए। उसके कुछ दिनों तक कोई सिम्टम नहीं होते, जब अपना HIV का कोई सिम्टम नहीं है, धीरे धीरे जब प्रतिरोधक क्षमता खत्म होती है तो जो ये इन्फेक्शन होते हैं जिसको अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन कहते हैं, वह जब होते हैं उन्हीं को एड्स कहा जाता है कि वह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण से कोई भी बीमारी ये, तो इसीलिए सिंड्रोम है, कोई एक लक्षण नहीं है, कई लक्षण का जो है एक समूह है जिसको जो है एड्स हम कहते हैं। सो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो कहा जाता है, इसीलिए इसको सिंड्रोम नाम दिया गया है। तो उस स्थिति को हम एड्स कहते हैं, और एड्स का भी कोई अपना एक अलग लक्षण नहीं है, जिस बीमारी से आप ग्रसित हैं उस टाइप की बीमारी के लक्षण को ही एड्स कहा जाता है। जी डॉक्टर अतुल, तो क्या ये भी हो सकता है कि किसी को अगर HIV इन्फेक्शन है लेकिन अगर वो समय से उसका इलाज करे और सही समय पर इसके बारे में पता चल जाए तो एड्स की स्थिति तक वो, जिसे हम एड्स बीमारी कहें, वो उसे नहीं होगा? जी, सबसे ज़रूरी यही है कि आप अपने स्टेटस के बारे में जानें, HIV स्टेटस के बारे में। आपको जरा भी कोई शंका है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो ख़त्म नहीं हो रहा, आपके मुंह में छाले हो रहे हैं, आपका वजन कम हो रहा है, आपको बुखार बार बार हो रहा है, आपको दस्त बार बार हो रहा है, आप डाउट कीजिए। आप कंटामिनेशन का चांसेस हर जगह हैं। अगर आप सड़क पे कहीं पे बैठ के कहीं शेव करवा रहे हैं, अपने बाल कटवा रहे हैं, तो ऐसे जो ब्लेड्स हैं जो यूज़ हो जाते हैं यूजुअली, जो आपके ऊपर किसी संक्रमित व्यक्ति के ऊपर यूज़ किया हो, वही ब्लेड आपके ऊपर यूज़ कर दिया जाए, संक्रमण के चांसेस हैं। ये एयरबॉर्न डिजीज़ नहीं है, हवा से हवा में फैलने वाला, जैसे हम कोरोना में अभी देख रहे हैं, हवा से हवा में फैल रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, अपने आप को बचाव कर रहे हैं। लेकिन HIV ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। उस माध्यम पे आप हमेशा अपने ऊपर डाउट करें। डॉक्टर कभी भी आपको सलाह दें HIV टेस्ट कराने का, आप जरूर कराइए। सबसे जरूरी है, जितना जल्दी हम उसके बारे में जानेंगे उतना जल्दी आपकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, आपका बीमारी जो है, आपका जो वायरस है वो कंट्रोल रहेगा। जो HIV की दवाइयां हैं वायरस को रिप्लिकेट नहीं होने देता, जैसा सर ने बताया अभी, तो वो रिप्लिकेट नहीं करते हैं वायरस, और वो कंट्रोल रहते हैं। हमारा टारगेट होता है कि हम उस वायरस को अनडिटेक्टेबल रखें दवाइयों से। आप दवाई खाते रहेंगे, वायरस अनडिटेक्टेबल रहेगा, आप नॉर्मल ज़िंदगी अपनी व्यतीत कर सकते हैं। आप खूब मेहनत कर सकते हैं, आप खूब काम कर सकते हैं, ग्रामीण लोग अपने खेतों में खेती कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या उनको नहीं है। मैं आपको ऐसे कई जगह आप देखेंगे कि जहाँ बॉडी बिल्डर्स हैं जो HIV पॉजिटिव हैं, तो आपको ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। जी बिल्कुल, तो आप सामान्य जीवन जी सकते हैं, लेकिन ज़रूरी यह है कि आप अपने आँख कान नाक खोल के रखें। अगर किसी भी तरह की आशंका आपको होती है कि कोई ऐसी बीमारी है जो लगातार बनी हुई है, लिंगर ऑन हो रही है, ठीक नहीं हो रही है, आप इलाज करवाते हैं, तो अगर आपके मन में ये आशंका आती है तो बिल्कुल टेस्ट ज़रूर करवाएं। हम ये नहीं कहते हैं कि अगर इस तरह की समस्या है तो वो HIV ही है, लेकिन ये HIV भी हो सकता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा।
जाएगा। ब्रेक के बाद भी स्वस्थ किसान जारी है। आज हम कुछ और बातें आप तक पहुंचाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम HIV के साथ भी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, सामान्य जीवन जी सकते हैं। और एक जो सोशल स्टिग्मा यानी जो समाज में इसको लेकर अभी भी बहुत तरह की भ्रांतियां हैं और जिस व्यक्ति को HIV हो जाता है वो अलग थलग पड़ जाता है, तो कैसे समाज में भी एक जागरूकता की जरूरत है, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम HIV के बारे में बात कर रहे हैं कि इसको लेकर किस तरीके से हमें और जागरूक होने की ज़रूरत है और कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम स्वस्थ जीवन जी सके। और पहले से अब किस तरह से तस्वीर बदली है इसको लेकर, संक्रमण के मामले घटे हैं और अब अगर आप निरंतर दवाएं लेते हैं HIV की तो अब एक सामान्य जीवन जी सकते हैं और इसे किसी तरह की अपने ऊपर, जिसे मैंने ब्रेक से पहले कहा कि एक सोशल स्टिग्मा या फिर समाज से कटा हुआ महसूस करना, इस तरह की चीज़ें भी हमने देखी हैं कि पहले होती थी। तो मैं डॉक्टर अतुल आपसे समझना चाहूँगी, संक्रमण के आपने कई तरीके बताएं कि किस किस तरीके से संक्रमण हो सकता है। अब एक और बहुत ही संवेदनशील स्थिति हो जाती है माँ से बच्चे को, ये इसके बारे में थोड़ा मैं समझना चाहूँगी कि जो महिलाएं गर्भवती हैं या गर्भ धारण करना चाहती हैं तो क्या उन्हें भी इसको लेकर थोड़ा और जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी एक नए जीवन को इस धरती पर लाने की, और ऐसे में ये और भी संवेदनशील मसला हो जाता है। जी बिल्कुल। भारत सरकार का एक पॉलिसी है कि जितनी भी गर्भावस्था में महिलाएं हैं उन सबको अपना HIV टेस्ट कराना है। और ये निर्देशित किया गया है सारे स्वास्थ्य कर्मियों को कि जो भी गर्भ के दौरान HIV का सबका टेस्ट करें ताकि हम उसके बारे में जान सके पहले और उनकी दवाई शुरू कर सके। अगर हम दवाई उनकी जल्दी शुरू कर लेंगे तो ये ट्रांसमिशन के चांसेस HIV वायरस को दूसरे बच्चे को संक्रमित होने से हम बचा सकते हैं। जी। हमारे पास ऐसे कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को रेट को काफ़ी नीचे ले गया है, जो बताता है कि बच्चों में ट्रांसमिट नहीं होता अगर मदर HIV की ट्रीटमेंट पे हैं, ART की दवाइयाँ खा रही हैं। जी, यानी अगर किसी महिला को भी HIV है, ऐसा संक्रमण है, तो वो भी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकते हैं। मतलब जैसे पहले मान लिया जाता था कि अगर किसी महिला को या फिर किसी दंपति को HIV है तो वो संतान सुख से भी वंचित रह जाएंगे या फिर उनसे जो बच्चा होगा उसे भी संक्रमण होगा, तो अब ऐसा नहीं है। नहीं, अभी ऐसा है कि जो दंपति अगर HIV पॉजिटिव हैं उनके बच्चे नेगेटिव हो सकते हैं और होते हैं। आज का जो नेगेटिव बच्चों का रेट है वो बहुत ऊपर है। पॉजिटिव बच्चे अब देखने को नहीं मिल रहे हैं, बहुत कम हैं वो। तो बस वो पेरेंट्स जो हैं वो HIV की दवाइयों पे होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अनप्रोटेक्टेड आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज हुए। लेकिन ऐसा कई तरीका है जो IUR कहते हैं, जिसके माध्यम से हम बच्चे को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर सकते हैं, मदर में डाल सकते हैं, जो फर्टिलाइज होने के बाद फिर वो बच्चा नेगेटिव होता है। प्रसव के दौरान हम इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं ताकि वो बच्चा संक्रमित ना हो। जी, एक कॉलर है, आइए बात करते हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी, पहले आप टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए। टीवी की आवाज जी, आपसे मैं ये अनुरोध करना चाहूंगी सर, पहले टीवी की आवाज कम कर दें।
जी मैम। जी धन्यवाद। बताइए सवाल क्या है आपका? जी मैम, HIV/AIDS के क्या क्या लक्षण? अच्छा ये बताइए, कार्यक्रम आपने हमारा शुरुआत से देखा है कि नहीं? देखा है मैम। अच्छा चलिए, उसके बाद भी आप जानना चाहते हैं तो एक बार फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर राय, यही सवाल बार बार, मतलब मुझे लगता है कि अभी भी बहुत ज्यादा जागरूकता की जरूरत है। ठीक है जी। इस सवाल का हम लोगों ने पहले जवाब दे दिया था। देखिए HIV जैसा कि पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि कैसे फैलता है, तो 4 विधि से फैलता है। या तो असुरक्षित यौन संबंध हो किसी से, और वह जो है उनमें से एक पार्टनर आपका जो HIV से ग्रसित हो, या असुरक्षित कोई भी ब्लड चढ़ा दिया जाए। असुरक्षित का मतलब कि जिसमें HIV के वायरस हो, या ये जो है हम इंजेक्शन लगाते हैं, हो सकता है वह इंजेक्शन में अगर HIV के वायरस हो तो हो सकता है, या मदर से चाइल्ड में, मदर अगर HIV ग्रसित हो तो चाइल्ड में भी होने का खतरा हो जाता है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे पास अच्छा ट्रीटमेंट है, उसको हम काफ़ी कम कर लेते हैं जो बच्चों में जाता है। लेकिन HIV जब एक बार ग्रसित हो जाता है, अगर ऐसे किसी भी संपर्क में आप आए, हमें ऐसे नहीं पता चलता है। HIV का अपना कोई लक्षण नहीं होता है। कुछ समय बाद जब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता HIV इस वायरस के कारण से काफ़ी कम हो जाती है, उस समय जो है हमें कई बीमारियां ग्रसित कर लेती हैं, जैसे TB हो जाना, या पेट खराब रहना हमेशा लंबे समय तक बुखार आना, कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाना, इस टाइप का जो है, और ठीक ना होना, तो कोई भी बीमारी हो सकती है। उस लक्षण को, स्थिति को एड्स कहते हैं, और ये लक्षण कोई भी हो सकता है। तो एड्स का अपना कोई लक्षण नहीं है, HIV का भी लक्षण नहीं है। जो उस समय बीमारी हुई, प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण शरीर के, उसके लक्षण ही जो है उस समय HIV के लक्षण कहे जाते हैं। जी। इसका पता सिर्फ हम HIV का ब्लड टेस्ट करके ही करा सकते हैं। जी। एक कॉलर है महाराष्ट्र से, दिनेश जी ने हमें फोन लगाया है। दिनेश जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताएं क्या सवाल है? मैडम, मैं ये पूछना था, मैं कोई 5-6 साल से मेरे अभी जो शासन में चल रहा है अभी सामने प्रोग्राम जी, जो HIV के बारे में जानकारी दे रहे हैं, इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे कोई 4 साल से जी में छाले से, वो तो भी ठीक हो गई जी। ठीक है। और वजन मेरा 1999 से मेरा वजन वही 58 किलो है जी। 1 किलो कम हुआ, और लेकर मेरे को एलर्जी की शिकायत थी, उसमें होती, बुखार रहता, सर्दी लगती रहती है, दवाई निरंतर चलती रहती है जी। और पिपड़ों में पानी भर गया था, वो डॉक्टर ने बोरो उसको भी करके निकाल दिया जी। क्या ये एड्स के लक्षण हो सकते हैं जी? ये समस्याएं इनके साथ कई सारे। आपने लास्ट में एक बात बताई थी पानी के बारे में, क्या बता रहे थे आप? हेलो, फोन कट गया। हालांकि ये बता रहे बहुत सारी छाले रहना, ये सब चीज़ें रही, इसका ट्रीटमेंट कराया, ठीक हो जाते हैं। वजन भी बता रहे हैं घट रहे हैं, तो शायद हमारा कार्यक्रम देखकर उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हें भी HIV संक्रमण हो। देखिए, आपने बताया 1 किलो वजन आपका कम हुआ है। आपका उम्र जानना जरूरी था, लेकिन फोन कट गया। हाँ जी, उम्र कितनी? 47 साल। 47 साल उम्र है। देखिए, 47 साल की उम्र में आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बदलाव होता है आपके शरीर में इसका। और छाले होने का मतलब सिर्फ HIV से आप नहीं जोड़ सकते। छाले होने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण से मुंह में छाले होते हैं। अगर डॉक्टर आपको देखने के बाद, चिकित्सक देखने के बाद आपको सलाह दें कि आप अपना HIV टेस्ट कराइए, तो जरूर कराइए। वैसे मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आपको किसी भी समय अगर ऐसा शंका होता है कि मुझे ऐसा हो सकता है, तो अपना HIV टेस्ट ICTC सेंटर में जाके जरूर कराएं। आपने कुछ पानी का बताया था कि कुछ पानी है, अगर ऐसा कुछ है तो उसमें ट्यूबरकुलोसिस की जांच जरूर कराएं। TB, भारत सरकार की पॉलिसी के अनुसार जिनको भी TB है उन सब लोगों का HIV टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना वो RNTCP का प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता। आपका शुगर और आपका HIV टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। एक हमारे पास ईमेल आया है, ये हमारे दर्शक हैं लखनऊ से, इनका नाम है बीरबल। ये कह रहे हैं कि संक्रमित व्यक्ति की इम्यूनिटी मजबूत रहे, इसके लिए लाइफस्टाइल में और डाइट में किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? जी डॉक्टर, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए जो साधारण सलाह दी जाती है वही इसमें भी है। संतुलित आहार लें, थोड़ा सा व्यायाम किया करें,
जैसे फिजिकली एक्टिव रहें। जब भी आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है कि घर बैठे रहेंगे, घर से नहीं निकलेंगे, सिर्फ बैठे बैठे काम करेंगे, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो उसमें इम्यूनिटी हमेशा बॉडी की कम हो जाती है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज किसी भी उम्र के हैं आपको करते रहना पड़ेगा। बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि मिक्स टाइप का भोजन करें, ये नहीं कि एक टाइप की जो है सिर्फ चावल खा लिए, रोटी खा लिए, थोड़ा सा दाल ले लिए। आप जो है उसमें जो है खाने के साथ जो है फलों का भी सेवन किया करें। जिस सीजन का फल हो उसका हमेशा सेवन करें। उसके जब आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता शरीर की हमेशा अच्छी बनी रहती है। सिर्फ HIV के लिए नहीं, बाकी बीमारियों से भी वो आपकी रक्षा करती है। व्यायाम करना, ये सब भी जो है आपकी प्रतिरोधक क्षमता को हमेशा बढ़ाता है। तो ये सब छोटे आसान से ये हैं नुस्खे हैं, लेकिन इनसे जो है बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। और HIV में भी अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है तो दवाओं का भी असर अच्छा रहता है। जी बिल्कुल, ये तो हर एक बीमारी में ऐसा होता है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो आप जो ट्रीटमेंट है उसका परिणाम भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। एक और ऐसे ही मेल हमारे पास आया है उत्तर प्रदेश के नोएडा से। उमेश बनर्जी हैं ये दर्शक। कोरोना से जुड़ा हुआ इनका सवाल है, क्या कोरोना के कारण HIV फैलने का खतरा हो सकता है और क्या विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है जब हम अब इस कोरोना के दौर में गुजर रहे हैं? हर बार कोई नया वेरिएंट आ जाता है, तो अगर कोई पहले से HIV ग्रसित है तो उसके लिए कोई खास चेतावनी? दोनों अलग अलग है, फिर आप भी इसमें ऐड कर देना। जी हाँ, तो देखिए दोनों अलग अलग बीमारी है। कोरोना जो है जो SARS-CoV-2 वायरस है जिसको COVID-19 बीमारी करता है, वह जो है मेनली जो है एयर से फैलता है। ड्रॉपलेट रूट है जो मेनली वो फैलता है। और भी ये फोमाइट है या आपका जो है एरोसॉल है, बट मेनली जो है ड्रॉपलेट से फैलता है। जबकि ये HIV ड्रॉपलेट से नहीं फैलता, तभी से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसका संक्रमण के रूट अलग है। एक दूसरा, उससे जो है अगर किसी को कोविड हो गया तो HIV होने का खतरा कोई नहीं है अनटिल अनलेस आपका एक्सपोजर ना हो। तो कोरोना होना और न होने से HIV होने का खतरा नहीं है। हाँ, जिन लोगों को HIV है उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि कंप्रोमाइज्ड स्टेटस बोलते हैं इम्यूनिटी का, उनकी इम्यूनिटी लेवल थोड़ी कम होती है। उनको हो सकता है कोरोना का इन्फेक्शन होने का खतरा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जिनको कोरोना है उनको HIV होने का खतरा ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। जी बिल्कुल। एक कॉलर ऐड करना चाहते हैं डॉक्टर साहब? सर इसमें मेन जो कई बार ऐसा आया था कि बीच में एक प्रोटोकॉल अप्रूव्ड हुआ था कि कुछ HIV की ही दवाई, जो एंटीवायरल दवाइयाँ होती हैं, जो कोरोना को ट्रीट करने के लिए भी यूज किया गया था बीच में। तो जो HIV पर्सन जो इन्फेक्टेड है, जो ट्रीटमेंट पे है, अगर वो एंटीवायरल ट्रीटमेंट खा रहा है वो सुरक्षित है। उसका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसे बच के रहना है। अपनी तरफ से जो मास्क का इस्तेमाल है वो करना है। जो संतुलित आहार, जैसा डॉक्टर संजय राय ने बताया कि संतुलित आहार का मतलब कि आप हर कुछ खाएं। विटामिन की गोलियां नहीं होती संतुलित आहार में। आप आहार नॉर्मल लीजिए। हमारे हिंदुस्तान में प्रोटीन की कमी बहुत लोगों को होता है, हम प्रोटीन पे ध्यान नहीं देते हैं, जो जिसका जो सब्स्टिट्यूट खाने लगते हैं, हम उसके जगह पे गोलियां खाने लगते हैं। वो ठीक नहीं है। आप दाल खाइए, सोयाबीन खाइए, पनीर खाइए, दूध पी सकते हैं हमारे हिंदुस्तान में, आप दूध पीजिए। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप मांसाहारी हैं, मीट मछली अंडा खा सकते हैं जो प्रोटीन का बहुत अच्छा रूट है। एक बैलेंस डाइट खाइए आप, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सब कुछ ठीक रहता है। जी हरिलाल जी एक दर्शक राजस्थान से हमारे साथ फोन लाइन पर। हरिलाल जी स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? हेलो जी नमस्कार हरिलाल जी, सवाल बताएं। हेलो जी हरिलाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? नरेंद्र बोल रहा था डॉक्टर साहब। माफ कीजिएगा नरेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ जी, भिवानी जिले से। भिवानी हरियाणा से, जी बताइए क्या सवाल है? मेरे फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया था, तो मैं ये वैक्सीन लगवा सकता हूँ या नहीं? कोरोना की वैक्सीन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। देखिए जहाँ तक इन्फेक्शन का डोट्स वाली दवाई खा रहा था। बिल्कुल ले सकते हैं आप, कोई भी दवा लेते रहें। आपको जो है, क्योंकि
वैक्सीन का जो कोरोना की वैक्सीन है जो अपनी कंट्री में लग रही है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर आपको कभी कोरोना होता है तो वह जो है बहुत सीवियर डिजीज़ नहीं होगी, मरने का खतरा कम हो जाता है। इसलिए जो है वैक्सीन तो लेना ही चाहिए। अगर आपको पहले कोरोना नहीं हुआ है, अभी आप ट्रीटमेंट पे भी हैं, तो भी आपको लेना ही है, ठीक है। तो वैक्सीन अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन को आपको ले लेना चाहिए। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि अगर कोई भी बीमारी आपके ऊपर हावी हो रही है तो उसका इलाज भी करा रहे हैं लेकिन आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक आशंका से जग जाती है। तो क्या जैसे हम आम तौर पर अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराते रहते हैं, शुगर, बीपी, ये तमाम चीज़ें, LFT, KFT, तो क्या एक HIV भी हमें टेस्ट कराने के बारे में सोचना चाहिए या फिर इसकी कोई ज़रूरत है? क्योंकि ये बार हम देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। नहीं, देखिए बहुत ही आम कॉमन बीमारी नहीं है। कम से कम हमारी कंट्री में करें, दुनिया में कुछ अफ्रीकन कंट्री है जहाँ बहुत कॉमन है, हमारी कंट्री में इतना कॉमन नहीं है, तो जबरदस्ती टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सलाह देगा या आपको लगता है कि एक्सपोजर हुआ है, कि आप जो है असुरक्षित यौन संबंध या कहीं नीडलिस्टिक इंजरी होगी, ये सब हुआ है तो आप करा सकते हैं। अदरवाइज डॉक्टर से सलाह लीजिए। और या जब भी आपको शक हो कराना है तो हमारे यहाँ ICTC सेंटर ऑलमोस्ट सारे जिला अस्पताल में है, उसके नीचे इवन CSC लेवल पे भी कई जगह है जो सेकेंडरी लेवल हॉस्पिटल्स हैं हमारे, तो वहाँ जाके आप ICTC सेंटर गवर्नमेंट की है जिसमें आप बताएं कि मुझे टेस्ट कराना है, वो वहाँ पे आपकी काउंसलिंग भी की जाती है, टेस्ट भी किया जाता है, आपको रिपोर्ट भी बताया जाता है, निगेटिव है पॉजिटिव है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वहाँ जाके कराएं। अपने मन से टेस्ट कराना, कहीं भी आपने करा लिया और कहीं खुदा न खास्ता पॉजिटिव आ गया तो कई बार लोगों की अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, वो अच्छा नहीं होता। इसीलिए वो काउंसलिंग सेंटर पे ही हम चाहते हैं कि वहाँ जाके आप कराएं। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर बताई। आपकी सारी ये सूचना जो गुप्त रखी जाती है ICTC सेंटर में, ये नहीं कि वो किसी को बताएंगे, कंप्लीट आपकी सूचना जो है गुप्त रखी जाती है। इसलिए कोई भी वहां जा सकता है, अपनी समस्या बता सकता है, टेस्ट करा सकता है और आपके अलावा किसी को नहीं बताया जाएगा। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि मानसिक रूप से भी एक झटका होता है, लेकिन हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। अगर इस तरह की बीमारी है भी, ऐसा संक्रमण है भी, तो इसका इलाज है, ट्रीटमेंट है, इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। और कहते हैं ना कि जब तक आप अपने दिमाग से मजबूत नहीं होते तब तक शरीर पर भी वो सकारात्मक प्रभाव नहीं दिखाई देता है इलाज का। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी स्वस्थ किसान जारी रहेगा। अगर आपके कुछ और सवाल हैं तो जरूर हमें कॉल करें, हमारे दोनों टोल फ्री नंबर चालू हैं आपके लिए। एक छोटा सा ब्रेक। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। तो आज हम बात कर रहे हैं HIV संक्रमण के बारे में और किस तरीके से हम HIV संक्रमण के बाद भी एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। जागरूकता की बहुत ज़रूरी है और HIV एड्स ही नहीं होता है, ये भी आज के कार्यक्रम में हमने समझने की कोशिश की। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने भी कहा कि आप टेस्ट करा लेते हैं और मान लीजिए पॉजिटिव आ गया तो एक मानसिक तौर पर आप बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाते हैं और अपने आप को समाज से अलग थलग समझने लगते हैं। ये जो एक सोच है, मतलब HIV माने अपने आप में ही सोशल स्टिग्मा भी है और मतलब HIV होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अभी भी इसे हम एक सामान्य बीमारी के तौर पर नहीं ले पा रहे हैं। तो इस स्तर पर आपको क्या लगता है कि क्या करने की ज़रूरत है? ये सोच बदलने की ज़रूरत है। HIV एक अब नॉर्मल बीमारियों की तरह हो गया है। हमारे देश में ज़्यादातर लोग कई बार ऐसा देखा गया है कि उनसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगते हैं, परिवार से अलग कर देते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि HIV एक्ट पारित हो चुका है और 2017 में HIV एक्ट पारित हो चुका है जिसके तहत आपका कुछ राइट है। और जैसा कि हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि HIV का मतलब घबराना नहीं, ज़िंदगी का अंत नहीं है। HIV के साथ आप नॉर्मल ज़िंदगी, अपने नॉर्मल
टाइम तक जीत सकते हैं अगर आपको कुछ और परेशानी नहीं है तो आप HIV की आपको पता होना चाहिए आपका स्टेटस। भारत सरकार का एक स्ट्रैटेजी आया है जो UN एड्स के तरफ से, जिसको कहते हैं 90-90-90। जो 90-90-90 है वो आप 90% लोगों को अपने HIV स्टेटस के बारे में पता होना चाहिए। उनमें से 90% लोग जो हैं जो ट्रीटमेंट पे होने चाहिए और जिनका एडहेरेंस ठीक हो और जिनका जो वायरोलॉजिकली सप्रेस्ड कहते हैं, जो बीमारी है जिसको दबा के रखा गया है, जिसका हम एक टेस्ट करते हैं जिसको वायरल टेस्ट कहते हैं, वो वायरोलॉजिकली सप्रेस्ड हों। तो ये जो गोल है ये एक टारगेट देता है कि जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया है कि 2030 तक हम इस HIV संक्रमण को ख़त्म कर देंगे दुनिया से और भारत से स्पेशली। भारत सरकार इसके लिए प्रयत्नरत है और कोशिशें चल रही हैं। बस आपका साथ चाहिए, आपकी समझदारी चाहिए। आप अपने जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग कराने के बाद अगर पॉजिटिव रिपोर्ट होता है, आप ऐसा कुछ ना सोचें, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। वहाँ पे सलाहकर्ता उपलब्ध हैं, जैसा कि डॉक्टर संजय राय ने बताया कि वहाँ पे काउंसलिंग सेशंस होते हैं। आपके प्री टेस्ट काउंसलिंग और पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग कहते हैं। HIV का टेस्ट करने से पहले आपको टेस्ट करेंगे, HIV के टेस्ट करने के बाद भी करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि जिंदगी का अंत नहीं है और सामान्य जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके परिवार की तरफ से आपको सहयोग हो, समाज में भी आपकी एक्सेप्टेंस हो, और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप HIV को लेकर जागरूक होंगे। ये समझेंगे कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है कि आपने सोचा कि अगर किसी व्यक्ति को HIV है तो उसके साथ बैठने से, उसके साथ खाना खाने से या फिर एक ही ऑफिस में काम करने से इसका संक्रमण फैल सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और किस तरीके से इसका संक्रमण फैलता है इसके बारे में भी हमने आज के कार्यक्रम में आपको जानकारी दी। तो चलिए अब कुछ और बातें आपको बताते हैं। HIV संक्रमित उन मरीजों के बारे में आपको बताते हैं, उनकी जागरूकता के बारे में बताते हैं और वो बताते हैं कि किस तरीके से जागरूकता के जरिए जीने का उत्साह उनमें बरकरार है और ये इस उत्साह का संचार उनके जीवन में हो रहा है। आइए जानते हैं। कहते हैं जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिस पर हमारा बस नहीं होता। घटनाएं हैं जो घट जाती है, कैसे घटती है पता भी नहीं चलता। आज हमारे साथ कुछ पेशेंट्स हैं HIV पीड़ित। आइए जानते हैं और पूछते हैं उनसे कौन सी ऐसी घटनाएं थी, कौन सा ऐसा दर्द था, कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जो उन्हें मरीज होने के कगार पर लाकर खड़ा कर दी। मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, मेरी नस फट गई थी, पेट में जो बच्चे की नली होती है वो मेरी फट गई थी। उसमें मेरे को यहाँ 4 यूनिट ब्लड चढ़ा था। उस समय मुझे बीमारी आई। सर ऐसा लगता है अब जिंदगी ख़त्म होती चली आ रही है धीरे धीरे। मुझे एकदम से बुखार हुआ और मुझे पता नहीं चला क्या है क्या नहीं है। तो मैं जिस की गाड़ी चलाता था तो उन्हीं के यहाँ पे डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे टेस्ट वेस्ट किए तो पता चला मुझे ये बीमारी हो गई है। 2003 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और वो डेथ जो हुआ था उसका कारण पता नहीं चला। लेकिन मुझे भी पता नहीं था कि क्या हुआ। TB का टेस्ट भी मेरा पॉजिटिव आया और HIV का भी पॉजिटिव आया। मेरे लिए बहुत बड़ा शॉक था। एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था, मतलब मेरे को ब्लड चढ़ा था। मुझे लगा कि इन्फेक्शन कहीं ना कहीं वहीं से आया है मेरे को। सेकेंड रीज़न हो सकता है, एक बार डेंटल ट्रीटमेंट कराया था तब सिरिंज यूज़ हुई थी, या वो सेकंड हो सकता है। मैंने जब मेडिसिन शुरू की तो मैंने उसको इस तरह से लिया कि ये मेरा डिसिप्लिन है लाइफ का और मुझे लेना ही है। जैसे इस लाइक जैसे हम 3 टाइम खाना खाते हैं तो मुझे 2 बार मेडिसिन खानी है। और आज 11 साल हो गया है और मेरे को 11 साल में कभी बुखार नहीं हुआ, मुझे कभी कोल्ड नहीं हुआ, मुझे कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई जो एक नॉर्मल हर उस पर्सन को होती है जो बिना ART पे है। HIV को लेके ना एक दिल में जो डर होता है, अब क्या होगा, लाइफ ख़त्म नहीं होती है। लाइफ ख़त्म तब होती है जब हम ख़त्म करते हैं। ना हमें हक करने से कभी होता है HIV, ना हमें खाने से होता है। वही मैं कह रही हूँ कि अगर आप मेरे को मैं टच किया आपको कुछ नहीं होगा, आपने मुझे किया कुछ नहीं होगा। लेकिन अदर हैंड आपको अगर कोल्ड है, आप मेरे पास आए, आपके कोल्ड से मुझे इन्फेक्शन होगा तो मुझे आपसे डर है, आपको मेरे से डर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो देखा आपने, एक पते की बात आपको बताएं कि HIV का वायरस वातावरण में आने के बाद बहुत लंबे समय तक जिंदा नहीं रहता, तुरंत मर जाता है। कह सकते हैं कि वो बहुत कमज़ोर भी होता है। इसलिए आप किसी भी HIV पेशेंट के साथ खाना खा सकते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार तो करना ही है आपको। उसके तौलिए यूज़ कर सकते हैं, उसके कपड़े पहन सकते हैं, उसे कपड़े दे सकते हैं, उसे अपने साथ सुला सकते हैं।
और अपना सहपाठी बना करके अपने साथ बाजार में, घरों में घुमा सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसे ये विश्वास दिला सकते हैं कि वो भी जी सकता है आपकी तरह एक लंबी उम्र। बस ज़रूरत है तो केवल उसे सहानुभूति की। चलते चलते एक बात आपको बता दें कि अपने रिश्तों के प्रति रहिए ईमानदार। एड्स को कभी मत बनने दीजिए अपना भागीदार। बिल्कुल, तो जैसा कि आप देख रहे थे वहाँ लिखा भी हुआ था कीप द प्रॉमिस इस बात का कि आप जागरूक रहेंगे और ऐसे व्यक्तियों के साथ जिन्हें HIV है भेदभाव नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, मतलब ये तो एक बीमारी तो है ही, मुझे लगता है दिमाग का स्ट्रांग रहना या मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। जब इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं, और हमने देखा भी कोरोना के समय में लोग डिप्रेशन में चले गए और तरह की बीमारियाँ उन्हें हो गई, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी बीमारी में अगर हम अपने को स्ट्रांग नहीं रखते हैं तो उस बीमारी से और परेशानी बढ़ जाती है। इसीलिए HIV के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था की गई, क्योंकि HIV जो है पहले तो अच्छा ट्रीटमेंट भी नहीं था, अब तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट आ गया है, वो भी बिल्कुल फ्री में। हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान तो दुनिया के आधे दुनिया के देशों को जो है सप्लाई करता है, क्योंकि सस्ती दवा जो है हम हिंदुस्तान उपलब्ध करा रहा है, दुनिया में नहीं। तो पहले इलाज बहुत ही महंगा था। तो अपने आप को स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है। अगर कभी भी ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से हम परेशान हो रहे हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें, उसकी जो है उसके लिए भी व्यवस्था की जाती है। काउंसलिंग लेने के बाद ही जो है, इसीलिए जब भी HIV का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उसके पहले भी काउंसलिंग करते हैं, उनकी रिपोर्ट बताने से पहले काउंसलिंग करते हैं। अगर निगेटिव रिपोर्ट भी होती है तो भी उनकी काउंसलिंग की जाती है, क्योंकि उनका हाई रिस्क बिहेवियर कि आगे ना हो ये समझाने के लिए। तो अपने आप को स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे बाकी बीमारियों में ज़रूरी होता है कि अगर आपका विल पावर अच्छा है तो आप में लड़ने की क्षमता उस बीमारी से अच्छी रहेगी, आप एक स्वस्थ लाइफ, अच्छी लाइफ जी सकते हैं। वैसे ही HIV में भी जो है आपका अपने विल पावर को मजबूत रखना होता है कि ठीक है जो हुआ हुआ, लेकिन हम एक अच्छा जीवन जी के दिखा सकते हैं। और जैसा कि अभी फिल्म में आपने देखा था कि 10 साल से 15 साल से लोग जो है ART पे हैं, मतलब HIV की दवा पे हैं और बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखा हमने कि जो बातचीत भी कर रहे थे, कितना आत्मविश्वास था उनके अंदर, उन्होंने अपने आप को संभाले रखा। हालांकि एक और दूसरी महिला थी, वो थोड़ी परेशान दिखी क्योंकि उन्हें उस भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर अतुल, मैं आपसे समझना चाहूँगी, हालांकि ये थोड़ा जो हमारा विषय है डायरेक्ट उससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है तो उसके कुछ राइट्स भी होंगे। अगर वो चाहे अपना वर्क प्लेस हो या फिर किसी भी समाज में या फिर परिवार में अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे कानून का सहारा वो ले सकता है। ये एक्ट है 2017 में, जो मैंने पहले भी बताया कि ये एक्ट एक पारित हो चुका है, जो आपका एक कुछ निश्चित राइट को देता है। जो एक तो जैसा बताया गया है कि आपकी HIV की स्थिति कोई भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कोर्ट आपसे पूछे कि आपको HIV के आपकी रिपोर्ट मांगे, तो उस समय वो दी जा सकती है। वैसे अगर कोई पूछे तो आप उसे नहीं बता सकते। कोई आपको ऑफिस से नहीं निकाल सकता कि आपको HIV है। कहीं आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभाव के खिलाफ ही आपके पास एक अधिकार है, आप उस अधिकार को समझिए, उस अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब कुछ क्यों किया गया? ये सब कुछ किया गया कि ये भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया लोगों में। अपने परिवार से लोगों को निकाल देते थे, घर से वो अलग छोड़ देते थे। वो मानसिक रूप से और इतना बंदा टूट जाता था कि वो संतुलित होने के चांसेस ही नहीं थे। जी डॉक्टर साहब, आपके क्लोजिंग कमेंट्स क्या रहेंगे? हाँ, जैसे उसी में मैंने बताया कि वह जो है जब भी ये करते हैं इस टाइप का, लोगों में भेदभाव इतना ज़्यादा था, इसलिए एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी। सरकार एक्ट लेके आई थी, क्योंकि इवन हॉस्पिटल तक में उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था। तो भेदभाव खत्म है। जो मैसेज है किसान भाइयों के लिए, मैसेज ये है कि बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। तो हमेशा जो है बच के रहें, कोई भी जोखिम न लें जिससे आपको HIV होने का खतरा हो। अगर किसी को HIV हो जाता है तो फ्री में ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जितनी जल्दी हो सके उसको शुरू करें। जी बिल्कुल। परिवार की क्या भूमिका रह जाती है? क्योंकि कई बार सोचते हैं कि बीमारी हो गई है तो भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता है। नहीं, देखिए, परिवार के भी लोगों को जो है समझना पड़ेगा कि बीमारी हो गई, उसका इलाज अब संभव है।
और पूरी तरीके से नॉर्मल लाइफ वो जी सकता है। इसलिए जो है परिवार में भेदभाव करने की ज़रूरत उनको नहीं है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर मैं किसानों से, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र जुड़े लोग दर्शक हैं, उन्हें ये भी कहना चाहूँगी कि किसी भी बीमारी को आप शहरों की बीमारी ना समझें। इसके अब देखिए ब्लड चढ़ता है या फिर आप संक्रमित ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी तरह से बीमारी हो सकती है। तो इसे हम अक्सर सुनते भी कि भाई ये तो शहरों की बीमारी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सावधान रहना हर किसी की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी और हमारे दर्शकों की कॉल्स के जवाब भी दिए। हालांकि कुछ कॉलर्स के हम कॉल्स नहीं ले पाए, कुछ ऐसी समस्या आ गई थी बीच में। और चलिए चलते चलते आपको बता दें कि दोस्तों बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो कि लगातार हमें ईमेल करते रहते हैं और अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहते हैं। और पिछले कई सप्ताह से हमारे पास कैंसर से संबंधित बहुत सारे मेल आए हैं। कई दर्शकों ने अलग अलग कैंसर के बारे में जानना चाहा है। इस बीमारी में तन से अधिक मन पर असर ना पड़े, इसीलिए हम प्रत्येक महीने कैंसर के प्रति आपको जागरूक करेंगे, जानकारी देंगे। लेकिन अगले सप्ताह हम ब्रेस्ट कैंसर पर आपको बताएंगे। हालांकि ये सबसे आम कैंसर है, लेकिन ज्यादातर महिलाओं को पता नहीं होता है कि कौन सा डॉक्टर ब्रेस्ट की बीमारियों को ज्यादा समझता है, जिसका नतीजा खतरे के रूप में सामने आता है। अगले सप्ताह देश के 2 बड़े कैंसर विशेषज्ञों से हम समझने की कोशिश करेंगे ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है और क्या इससे बचा जा सकता है। ठीक आज के ही दिन और ठीक इसी समय। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन अगर आपके कोई सुझाव हैं, आप कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, पत्र लिखना चाहते हैं, तो आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है स्वस्थ किसान, डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसका तरीका और भी आसान है, swasthkisan@gmail.com, ये हमारा ईमेल एड्रेस है। तो आपकी हमें मेल्स का, आपके पत्रों का इंतजार रहता है और उन्हीं को हम ध्यान में रख के अपने विषय भी सुनिश्चित करते हैं। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो तमाम जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, HIV को लेकर आप की जरूर सोच बदली होगी, तस्वीर साफ हुई होगी और आप इस जागरूकता को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएंगे। आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें, यही हमारी कामना है। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।